इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 8 किसान जमींदार और राज्य भाग 6। इसमें हम अबुल फजल की आयन अकबरी की शुरुआत करेंगे, उसको पढ़ना है। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए आयन अकबरी की शुरुआत करते हैं। तो आयन अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। ये जो आयन अकबरी है, ये एक तरीके से ऐतिहासिक किताब है, ग्रंथ है और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा है। और उस समय के प्रशासनिक परियोजना का जितना भी हुआ, जो भी हुआ उस समय, वो सब इसमें लिखा गया है। और ये सब लिखने की जिम्मा अकबर ने खुद हुक्म दिया था अबुल फजल को। और अबुल फजल एक तरीके से राइटर, लेखक थे आयन अकबरी के। ठीक है। अकबर के शासन के 42वें वर्ष कब? 1598। तो 1598 में 5 संशोधन के बाद इसे पूरा किया गया था। 5 बार संशोधन करने के बाद इसको पूरा कर दिया गया। लोग पढ़े, लेकिन कॉपी उतना नहीं हो पाता था। लेकिन आज प्रिंट मीडिया के माध्यम से इतना धड़ल्ले से कॉपी हो सकता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता है, समझे। लेकिन फिर भी जब नोट छापने की बारी आती है ना, तो सारे कंपनी बोल देते हैं इतना पेपर हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं देबो, इतना पेपर नहीं देबो रे। हाँ, अब देखिए आयन अब बोला जाएगा, अकबरी उतना कम बोला जाता है। तो आयन इतिहास लिखने के एक ऐसे 72 परियोजना का हिस्सा थी। ये जो आयन अकबरी है, आयन मतलब उनका पूरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब लिखने का एक तरीके से समझो तो इतिहास लिखने का एक बहुत बढ़िया बेहतरीन परियोजना शुरुआत हुआ उस समय। बहुत बढ़िया परियोजना उस समय सामने आया हर किसी के सामने, जिसकी पहल अकबर ने की थी और शुरुआत ही अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था कि अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया, अकबरनामा को 3 अलग अलग बुकों में उसको लिखा गया था। मतलब समझो कि जिस तरह आज एक बुक का इस्तेमाल करते हैं तो बुक के ऊपर जिल्द होता है, तो ऐसे ही 3 जिल्द मोटा मोटा ग्रंथ। मतलब समझो तो आप नीचे से 10-10 20 फुट तो नहीं बोलेंगे, मतलब 2-2 3-3 फुट तक किताब आ जाते थे। वो इतना मोटा होता था। एक तरीके से सरिया दिया जाता था ना वहां पे। सिलना का काम तो पहले था नहीं, उसमें रस्सी बांध दिया जाता था, इधर का पन्ना उधर पलटो, उधर का पन्ना इधर पलटो। तो इसी प्रकार के पहले किताब का इस्तेमाल होता था। और इस परियोजना का परिणाम तो आपको पता ही है, अकबरनामा 3 जिल्दों में सामने आया और पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दस्तान पेश की। पहले 2 जिल्द के बारे में पढ़ोगे तो इतिहास में क्या हुआ उसके बारे में उसमें लिखा गया है। और इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज्यादा करीब नजर से पढ़ेंगे और बहुत बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। किसमें? आयन अकबरी के बारे में अध्याय 9 में। तो अध्याय 9 है राजा विभिन्न और वृत्तांत। क्या है? राजा और विभिन्न वृत्तांत। अब इसमें पूरा राजा के बारे में बताया जाएगा। हिंदुस्तान में उस जमाने में क्या क्या हुआ संक्षिप्त में आपको मालूम चलेगा, जितना आपकी क्षमता है, मतलब 12 के अनुसार, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पचेगा भी नहीं ना। अब तीसरी जिल्द के बारे में यहां पर देखो, तो तीसरी जिल्द थी आयन अकबरी। उसको शाही नियम मतलब कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। नहीं समझे? फिर से समझो। उसको शाही नियम कानून के साथ उसको साम्राज्य के एक राजपत्र के सूरत में लिखा गया था। एक राजपत्र है, मुगल साम्राज्य के पत्र के नाम पर उसको लिखा गया था। समझो कि उसमें पूरा उसके बारे में लिखा गया है कि आप एक तरीके से समझ सकते हो कहाँ से पत्र गया, कहाँ से पत्र आया, उनके जीवनी, ये सब उसमें है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, जो भी फैसला दिया गया वो भी है इसमें, क्योंकि उसमें नियम, उसके शाही नियम, उसके कानून, उसके सारांश, हर चीज है। साम्राज्य के राजपत्र वो भी उसमें है। यहां पर तो साफ साफ लिखा गया है कि राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया,
तो राजपत्र जब हो गया तो जितना भी पत्र उस समय इर्द गिर्द गया होगा राजाओं के पास चाहे आया होगा, ये सब भी लिखा गया होगा कि इस फलना राजा के पास इतना पत्र गया, उसका ये जवाब हुआ, बस खत्म। फिर ये पत्र गया, उसका ये जवाब हुआ, खत्म। तो इस प्रकार का अनेकों प्रकार के तकियानुसी बातें हुआ करती थी, ऐतिहासिक बात हुआ करती थी, कमाल की बात हुआ करती थी। समझो कि उस जमाने में अगर लैपटॉप होता तो क्या होता। आज से 500 वर्ष पहले अगर लैपटॉप होता, कंप्यूटर होता, मोबाइल फोन होता तो क्या होता, क्या क्या होता। आज हम लोग ये शरीर से नहीं लैपटॉप से पैदा हो जाते हैं, डाउनलोड कर दिए जाते हैं हम लोग। आज बहुत साइंटिस्टों ने मिलकर एक रिसर्च करना चालू कर दिए हैं कि बच्चा अब मशीन से पैदा किया जा सके। तो समझो कि उस जमाने में अगर लैपटॉप होता, टीवी होता, मोबाइल होता तो ये दुनिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक राज्य ने दूसरे राज्य पर कब्जा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया होता, और क्या कुछ में नहीं किया होता तो परमाणु बम 4 को दाग देता, तो उस पूरे सर्वनाश का सर्वनाश हो जाता, पूरे साम्राज्य का सर्वनाश यहाँ पर हो जाता। आज भारत एक है तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है तोड़ने की। लेकिन उस समय 576 टुकड़ों में बटा हुआ था। अगर ऐसा हालात रहता तो भारत को तोड़ना कोई बड़ी भारी बात नहीं होती। यहां पर हम उन लोगों को बोलेंगे जो राजा कहे जाते थे, अपने आप को राजा कहते थे, वो सुअर थे, राजा नहीं थे, वो सुअर थे। राजा तो 3 ही 4 थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त महाराज, अशोक, हर्षवर्धन। इनके ही बारे में वृत्तांत मिला है, बहुत बढ़िया शासनकाल किए थे। अकबर, कुछ कुछ औरंगजेब भी था। और मैं नाम पृथ्वीराज चौहान का नाम तो भूल नहीं सकता हूं, पृथ्वीराज चौहान। और भी बहुत सारे राजा जो थे बढ़िया राज्य किए, अच्छा शासन पासन किए, अच्छा शासन को चलाया भी, जिसके अनुसार हम उनका नाम लेते हैं, खुशी से नाम लेते हैं। और एक हमारे एक और राजा है, मेवाड़ के राजा, क्या नाम था उनका? मेवाड़ के राजा का नाम तो सब किसी को पता होता है, जिसने आज तक किसी के नीचे सर नहीं झुकाया, किसी के सामने सर नहीं झुकाया, सिर्फ अपने पिता के अलावा उन्होंने आज तक किसी के सामने क्या सिर नहीं झुकाया। वो राजा कौन थे? सोच के बताओ आप। सोच लिया आप उनका नाम? तो उनका नाम था उदयपुर के महाराणा प्रताप। क्या नाम था? महाराणा प्रताप, जिन्होंने आज तक अकबर के सामने भी सिर नहीं झुकाया, और अकबर के सेना से भी वो मुकाबला कर लिए। और उनका सेनापति सिर कट जाने के बाद भी हमला किया, सिर कट जाने के बाद भी अपने बीबी से मिलने के लिए वचन दिया था तो गया। इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राण जाए पर वचन न जाए, मर जाएंगे तय है, लेकिन वचन का पालन करेंगे तो करेंगे। ये सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। लेकिन आज कौन मानता है? कोई नहीं मानता है। आज मैं आपको शब्द के अनुसार से बता दूं तो पूरे भारत में करीबन 100 से 200 लोग ही होंगे जो अपने वचनों का पालन करते होंगे, जो बोल देंगे वो कर देंगे, चाहे अगर वो नहीं पूरा होगा तो मर भी जाएंगे। लेकिन 100 से ज्यादा लोग नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा लोग नहीं है। कुछ लोग रोज वचन देते हैं अपने आप को कि मैं ये नहीं करूंगा, वो शाम तक वही काम करेगा। तो ऐसे लोग वो लोग नहीं थे। वो लोग बोल देंगे कि ये काम करेंगे तो ये लकीर हो जाती थी कि करेंगे, तो कोई रोक नहीं सकता है। तो पहले कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता था, लेकिन आज स्वार्थ पे काम होता है। और स्वार्थ पे जो काम होता है वो सबसे बढ़िया नहीं होता है, सबसे घटिया होता है, सबसे खराब होता है। तो आप स्वार्थ पे काम मत करना। तो अध्याय 9 में मैं आपको बताऊंगा कि आयन अकबरी में क्या लिखा गया था। उसके नीचे देखिए, आयन जो था, आयन अकबरी कई मामलों पर विस्तार से चर्चा करती है। कैसे में? किस किस बात पर विस्तार में चर्चा करती है? जैसे में दरबार पर, उस समय दरबार कैसे लगते थे, दरबारी कैसे होते थे, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल,
अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, मतलब अकबर का साम्राज्य कहाँ कहाँ था उसका भूगोल भी आपको देखने को मिलेगा। लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज भी आपको मिलेंगे। कहाँ पे? आईएनए अकबरी में। अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों, जिसमें सूबा एक तरीके से स्टेट, तो सूबा के बारे में लिखा गया है। तो आज अपने भारत में कितना सूबा है, मतलब कितने प्रांत हैं? आज अपने भारत में 29 प्रांत है, 29 स्टेट है। लेकिन उस समय पूरे भारत में करीबन 400 से 500 राज्य थे, अलग अलग सूबे थे, और उन अलग अलग सूबे के अलग अलग राजा भी थे। तो इन सभी सूबों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आईएनए अकबरी इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है, और उसमें बहुत बढ़िया से लिखा गया है कि इन सूबों के साथ कैसा कैसा संबंध हुआ करता था। तो ये भूलने वाली बात नहीं होती है, ये सब लिखा गया होता है, एक सब लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यही तो भैया दस्तावेज है। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, दीवाने आम का तस्वीर है। देखो इसमें कौन है? अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपियां पेश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अकबर को आश्रयदाता ना, तो अकबरनामा किसको? आश्रयदाता। तो उस समय उनके आश्रयदाता अकबर ही थे। तो ये सामने अकबर बैठे हुए हैं। कहां पर बैठे हुए हैं? तो यहाँ पर दीवाने आम ही है, ये दीवाने आम है। तो दीवाने आम में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर पेश कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं। बाकी सब यहाँ पर दरबार लगा हुआ है, दीवाने आम लगा हुआ है, बाकी सब सहपाठी खड़े हैं बगल में, और ऐसे ही पूरा साम्राज्य चलता था। हर कोई हर किसी से बात करता था, यही रिवाज था उस समय का। और इन सूचनाओं को इकट्ठा करके, इन सभी बातों को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीका से, बहुत अच्छा तरीका से, बहुत बढ़िया तरीका से उसको संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी, नियम था, काम था, शाही नियम था, शाही काम था कि भैया तुमको ये सब करके करना ही है। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी यहाँ पर दी। इसमें हर साम्राज्य के बारे में कहाँ से क्या आया, कहाँ से क्या गया, इसके बारे में जानकारी हमें वहां से मिल जाती है। इस तरह देखा जाए तो हमारे लिए आईएनए अकबरी के शासन के दौरान, आईएनए अकबरी के पूरे अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। एक तरीके से मुगल में जो अकबर शासन थे, अकबर शासक जब था तो उसमें क्या क्या हुआ था, इन सब के बारे में सूचना आईएनए अकबरी में हमें मिलता है। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात है कि आईएनए का जो नजरिया है ना, क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नजरिया है। तो क्षेत्रों के बारे में केंद्र की नजरिया कैसी थी, वही नजरिया लिखा गया है आईएनए अकबरी में। या यूं कहें कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर, यहाँ पर समझना, तो समाज के शीर्ष पे, मतलब समाज के सबसे ऊपरी ताकत पे बैठकर समाज को किस नजरिए से देखा जाता था उसके बारे में आईएनए अकबरी में लिखा गया है, जिसके बारे में आप छोटा सा अंश अध्याय 9 में पढ़ोगे, जो करीबन 18 से 20 नहीं 30 पन्नों का है। कितना? 30 पन्नों का है। नाम यहाँ पर पेज का नाम सुनकर आप घबरा मत जाओ, इसको आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मनोहर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। और सुनो, पढ़ो, पढ़ाई को जियो, पढ़ाई को महसूस करो, पढ़ाई को अपने अंदर ले लो। पढ़ाई को जितना आप फील करोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। जिस तरह गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, अपने जीएफ बीएफ बेस्ट फ्रेंड कुछ भी हो, जिस तरह उसको फील करते हो, जिस तरह किसी फीलिंग्स को फील करते हो, उस तरह स्टडी को फील करो, ज्ञान को फील करो, महसूस कर लो। जब जैसे जैसे आप महसूस करते जाओगे वैसे वैसे आपको अच्छा लगते जाएगा। आईएनए 5 भागों दफ्तर का संकलन है। आईएनए क्या है? 5 भागों। उस समय 5 दफ्तर हुआ करते थे, जिस तरह आज मिनिस्ट्री हुआ करती है ना, उस तरह उस समय दफ्तर हुआ करते थे। और इसके पहले देखा जाए तो 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। 3 भाग क्या थे? प्रशासन का विवरण देते हैं। अब यहाँ पर कुछ नाम है। मंजिल आबादी, तो मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब किसकी?
आबादी के नाम से पहली किताब जो थी शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक रखती थी। शाही परिवार कैसे रहते थे उसके बारे में ही यहाँ पर लिखा गया है और आबादी के बारे में भी लिखा गया है। दूसरा भाग जो था सिपह आबादी, पहला था मंजिल आबादी, दूसरा था सिपह आबादी। इसमें सैनिकों और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। ठीक है। और इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदार जो सूबेदार हुआ करते थे, मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियां उसमें शामिल है। तो समझो कि 3 किताबों में 3 अलग अलग श्रेणियों के बारे में लिखा गया है। और तीसरा जो था मुल्क आबादी, मतलब पूरे मुल्क के बारे में लिखा गया था। इसमें वह भाग जो साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं और राजस्व की दरों के आंकड़े की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इसमें समझो उस समय 12 प्रांत जो थे इनके नियंत्रण में था और 12 प्रांत में ही पूरा हिंदुस्तान चलता था। इसमें कितना टैक्स लिया गया, कितना टैक्स दिया गया, उसमें SGST GST तो था नहीं। आज ना GST है भैया, उस समय तो था नहीं। उस समय GST होता था, आज भी यहाँ पर GST पहले से ही रहता, लेकिन अंग्रेज आकर सारे कर का तकियानुसी कर दिए। अगर अंग्रेज नहीं आते ना तो हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, अभी नहीं कहलाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सोने जैसा है। सोने की चिड़िया नहीं कहलाते हैं, लेकिन सोने जैसे हैं, लेकिन बाद में सोने की चिड़िया कहे जाएंगे। देखो, जो बीत जाता है वो फिर आता है, इसी को लिए बोलते हैं ना, ये समय भी बीत जाएगा। जो समय पहले बीत गया था उस समय ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ झेला हम लोगों ने, और जो हम लोगों ने झेला अब उसका फल भोगने का समय है भैया। तब फल भोगने में हम पीछे क्यों हटें? हम लोगों ने त्रेता युग की शुरुआत कर दी है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके, रामलला की मूर्ति बनवाकर। तो हम यह भी आशा कर सकते हैं कि अब त्रेता युग जैसा यहाँ पर शब्दावली, यहाँ पर मानसिकता और भी बहुत सारे चीज को हम यहाँ पर, जिस तरह एक और भी बात है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरे लोगों को मिलाकर चलो, पूरे देशों को मिलाकर चलो, पूरे देश को भाईचारा में बांध कर चलो, अपना भी विकास, दूसरे का भी विकास, मेरा विकास, तुम्हारा विकास, आपका विकास, सबका विकास, इसी निर्भरता से चलो आप। और आपको जब भी मौका मिले किसी की मदद करने के लिए, मदद करो। ये मत सोचना कि मदद नहीं करना का, मदद करो। जितना मदद करोगे उतना अच्छा है। हाँ, जितना मदद करोगे उतना अच्छा है। कुछ हो चाहे नहीं हो, मन की शांति जरूर होती है। लिख कर ले लो मेरे तरफ से। इस खंड की बात मैं कर दूं तो ये कौन सा खंड? मुल्क आबादी खंड। तो इसमें संख्याकी सूचनाएं तफसील से दी गई है, मतलब संख्याकी सूचना जो है बहुत फुर्सत से इसमें लिखा गया है, विषय बाय विषय, नाम बाय नाम, मतलब बहुत बढ़िया से लिखा गया है, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयां लिखा गया है, जिसमें सरकार, परगाना और महल सब चीज इसमें आते हैं। सरकार अब कितना चलाए, ठीक है, परगाना मतलब कहाँ कहाँ गए, कहाँ तंबू लगाए, क्या क्या किए, महल आपका, महल में क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब भी लिखा गया है। तो इन सब के भौगोलिक शर्त पर भी लिखे जाते थे और स्थलीकृत और आर्थिक रेखाचित्र भी इसमें शामिल है, जिसमें मुल्क आबादी उसका किताब का नाम है, ग्रंथ का नाम है। और इस खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व जमा भी दी गई है। कितना उस समय कुल नापी गई जमीन थी और कितना निर्धारित राजस्व था। और समझो कि उस जमाने में 12 प्रांतों का इसमें बयान भी लिखा गया है भैया। 12 प्रांतों का, 12 प्रांत कोई कम नहीं होता है। उस समय 12 राज्य थे और 12 राज्य में ही पूरा हिंदुस्तान चलता था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पूरा पूरब के बाद इधर आ जाओ अपना पूरा मध्य भारत से आप चल जाओ उधर हैदराबाद, ये सब जगह जो था ना, वो सब जगह किसके नियंत्रण में आता था? मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में आता था। और आना भी चाहिए भैया, उस समय वो ताकतवर थे। लेकिन एक बात उन लोगों ने गलत कर दिया,
अकबर की तो बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की उनके उनके बाद जो जहांगीर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, ये लोग जब बने ना, इन लोगों की वजह से जो भारत के ऐतिहासिक धरोहर का ह्रास किया गया, भारत के ऐतिहासिक धरोहर का सर्वनाश किया गया, ये कतई सही बात नहीं थी, कतई सही बात नहीं थी। और हुमायूं और बाबर के समय से ही अवध में अयोध्या मंदिर को तोड़ दिया गया था और अयोध्या मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दिए गए थे। ये कितना गलत बात है, ये बहुत गलत बात था उस समय के शासक में कि किसी के धार्मिक जगहों को तोड़कर अपना धार्मिक जगह बना देना, बहुत खराब बात थी। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा होता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही काट कर खाओगे, जैसा करोगे वही मिलेगा। तो जैसा उन लोगों ने किया भले समय लगा, लेकिन वही हाल आज भी है। बदल गया वो समय जो बीच का समय हुआ करता था। इसलिए आप यहाँ पर आगे देखिए और लुत्फ उठाइए मजे की। पढ़ाई की मजे मत करो बेवकूफो। सूबा स्तर की बात कर दें तो विस्तृत जानकारी देने के बाद आईएनए अकबरी हमें सूबों के नीचे की इकाई मतलब सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। हर सूबों के अंदर हर मनसबदार के नीचे भी उनका पूरा साम्राज्य हुआ करता था, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई है, नंबर बाय नंबर तरीके से दिया गया है, जहां हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचना देते हैं। चलो 8 खाने के बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। एक है परगनात मतलब महल। महल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में। किला, कौन सा किला में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखो महल और किला में अंतर होता है जी। कैसे? किला का मतलब होता है चारों तरफ से घेराबंदी, महल का मतलब होता है उसके अंदर बना हुआ भव्य महल, भव्य घर, बहुत बड़ा घर, उसको महल बोलते हैं। तो ताज किला, ताज किला मतलब ताज किला का पूरा बाउंड्री, ताज किला के अंदर जाओ, सॉरी ताज किला नहीं, लाल किला, ठीक है। तो लाल किला के अंदर जाओगे तो एक महल है, उसको बोला जाता था महल। और लाल किला की जो बाउंड्री थी ना, भारत में सबसे बड़ा किला था वो उस जमाने की, जब उसको बनाया गया था शाहजहां के समय में। और ये बलुआ पत्थर से बनाया गया, बलुआ पत्थर कहीं और से नहीं लाया गया था। हरियाणा मध्य प्रदेश यूपी और दिल्ली का ही सारा पहाड़ काट काट कर यहाँ पर उसको मतलब पूरा दिल्ली के ये महल को बनवाया गया था। और दिल्ली का जब महल बन रहा था तो उस समय कोई एक तो था नहीं भैया, सब थे। सब थे तो सब लोगों ने योगदान दिया था उसमें। और जो सब लोग योगदान दिए थे, सब लोगों का पैसा लगा होगा, क्योंकि इतना बड़ा महल बना देना कोई कम बात नहीं होता, साधारण बात नहीं होता है। तो एक हो गया महल, दूसरा हो गया किला। किला में कितना खर्चा होता था ये सब। अराजी और जमीनें पायमूद मतलब मापे गए इलाके, ये सब लिखे गए थे। उसमें खर्चा कितना हुआ वो भी लिखा गया था। नगदी, नगद निर्धारित राजस्व, नगद रूप में कितना राजस्व मिला क्या नहीं मिला उन सब के बारे में लिखा गया है। स्यूरगल मतलब दान में दिया गया राजस्व अनुदान भी उसमें लिखा गया है। जमींदार खाने, कितने जमींदार थे, कितने छोटे मोटे किसान थे जो जमींदार लायक थे, मतलब बहुत अमीर थे, उनके बारे में भी है। कितने उनके अलग अलग खान हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, ये सब के बारे में भी है। और 7वां नंबर कौन सा है जी? 7वां और 8वां में आ जाएंगे जमींदारों की जातीय और उनके घुड़सवार पैदल सिपाही, जिसको प्यादा बोला जाता है। अब मैं इसको आपको हेड बड़ा करके दिखाता हूँ ना, थोड़ा हेडलाइट कर देता हूँ इसको। तो देखो 7 और 8 में क्या है, जमींदारों की जातियों के बारे में और उनके घुड़सवार पैदल सिपाही जिसको लोग प्यादा बोलते हैं, हाथी जिसको फील बोला जाता था उर्दू के भाषा में, तो उसके सहित तो उनके फौज की जानकारी दी गई है कि कितने हाथी वाले सिपाही हैं, कितने घुड़सवार सिपाही हैं, कितने हाथी सिपाही हैं, कितने ऊंट वाले सिपाही हैं। ये सब के पूरे ब्यौरे उसमें लिखे गए थे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं लिखा गया होगा, आराम से लिखे गए थे। आज आप क्या खेलोगे, चेस खेलोगे, जब चेस में आपको प्यादा होता है ना, शतरंज के खेल में प्यादा होता है मतलब सैनिक, उसके नीचे आते हैं हाथी, घोड़ा, ऊंट, मंत्री,
उसके बाद आते हैं राजा, और राजा सबके संरक्षण में होता है, फिर भी राजा पिटा जाता है। यही तो शतरंज की खेल है कि सारा साम्राज्य वैसे ही राजा धराशायी, खत्म, बाजार खत्म, और राजा मर गया था, पूरा राज्य अपना। लेकिन लोगों को यह सोचना चाहिए, राजा मर गया भैया, हम है ना, मार डालेंगे साला, राज कोई और करेगा, लेकिन मरेगा, सब मरेगा। ये सोच कर चलना चाहिए। और मंत्री बहुत कारीगर चीज होते थे। अगर मंत्री 10-12 मंत्री बगावत कर दें, 10-12 नहीं 15 मंत्री बगावत कर दें, तो समझो कि युद्ध लोग हार जाएंगे। क्योंकि मंत्री ही हट गया तो उनके सेना हट जाएंगे, जब सेना हट जाएंगे तो लड़ोगे कहां से भैया? दाल भात का कौड़ा है क्या कि लड़ लोगे आराम से? नहीं लड़ सकते, हार जाओगे। चलो यहां पर देखते हैं, मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत और आकर्षक और पेचीदा चित्र पेश करती है। मुल्क आबादी में ये सब उत्तर भारत के बारे में पूरा जानकारी वहां पर दी गई है। और चौथी और पांचवी किताबें जो है दफ्तर, क्या है, चौथी और पांचवी किताबें जिसको लोग दफ्तर के नाम से जाना जाता है, तो भारत के लोगों के मजहब, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है। पांचवी और चौथी किताब में लोगों के मजहब के बारे में बताया गया है, मतलब उनके धर्म के बारे में, उनके साहित्य के बारे में, धार्मिक ग्रंथ के बारे में, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में, ये सब बताए गए हैं। और इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी दिया गया है कि अकबर क्या बोलता था, क्या जानता था, क्या समझते थे हिंदुस्तान के बारे में, वो समझे। आगे देखते हैं, खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई। अब यहाँ पर खुशकिस्मती के गुलाब बाग जो थे ना, उनकी सिंचाई के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब भी यहाँ पर लिखा गया। चलो पढ़ ही लेते हैं। नीचे दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि उसने कैसे और किसने अपनी उसने कैसे और किनसे अपनी सूचनाएं हासिल की, कहां से उसको सूचना मिलता था। तो ये ऐसा हुक्म मिला था इन लोगों को, अबुल फजल वल्द मुबारक, ये दो नाम है। तो अबुल फजल वल्द मुबारक को यह शानदार हुक्म दिया गया था कि शानदार घटनाओं और राज्य क्षेत्र अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी से कलम से लिखो, और तसल्ली से मैंने काफी खोजबीन और मेहनत करके, बहुत ज्यादा खोजबीन और मेहनत करके ही गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठे किए, और बहुत समय तक राज्य के जितने मुलाजिम थे, तो मुलाजिमों और शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। और मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और तुर्फीले दिमाग, मतलब तेज दिमाग वाले लोगों से, और साहित्यकर्मी जवानों मतलब दोनों की बातें, ठीक है। तो इन सभी की बातों को सुना उन लोगों ने, उनको परखा और उनके बयानों को लिखित रूप में दर्ज कर लिया। और सूबों को शाही हुक्म जारी किया गया था कि उस समय जितना भी हुक्म जारी किया गया था, तो हुक्म जारी किया गया कि पुराने मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटनाएं याद हो, वह तुरंत आकर यहाँ पर रिपोर्ट करे। पूरे विश्व के साथ यह मामूली शक के साथ भी, ये आपको शक भी है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वे अपने स्मरण को लिखें और उसे दरबार भेज दें। मतलब उसको लिखें और दरबार भेज दें, रिपोर्ट मत करो। फिर उस पाक मौजूदगी के कक्ष में जहां पर ये सब लिखे जा रहे हैं, तो पाक का मतलब होता है पवित्र। तो पवित्र मौजूदगी के कक्ष में एक और हुक्म रोशन हुआ था, सामने आया था। वो ये था कि सामग्री जमा की जाए, उसे शाही मौजूदगी में पकड़कर सुनाए जाए, और बाद में जो कुछ भी लिखा जाना हो, उसे उस महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में जोड़ दिया गया, मतलब उसके आगे जोड़ दिया जाए। और ये कि ऐसे ब्यौरे जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामलों की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं लाया जा सके, उन्हें बाद में दर्ज करूं। और जो चीज बाद में आया था उसको बाद में दर्ज करें, ऐसा उसमें लिखा गया था।
मतलब ऐसे ऐसे फरमान उनको दिए जाते थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म की वजह से अपनी गुप्त फिक्री से राहत पाकर इधर उधर की बात न सुनकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की थी जिसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती नहीं थी, कोई भी शैली नहीं था, शब्द की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संवत के 19वें साल से जब महामहिम की दानी सामंद, क्या लिखा है, दानी सामंद अक्ल, समझो कि उनकी तेज दुरुस्ती जो थी ना, तेज सोचने की ताकत, तो 19वें साल से जब महामहिम के दानी संबंध अकल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया था, जब दफ्तर लगा दिए गए थे, तो घटनाओं का इतिहास वृत्ति हासिल किया गया। वहां पर जो भी घटना हुआ था उसके इतिहास वृत्ति हासिल किया गया और उसके भरे पूरे पन्नों से जो भी वहां से मिला, मैंने कई मामलों का ब्यौरा यहाँ पर पाया। काफी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति, जो असली होता है, मूल प्रति या नकल हासिल की और उसको करने के बाद राज्य अभिषेक से लेकर आज तक सूबों को, आज तक जितने भी प्रांत थे तो सूबों को जारी किए गए थे, सारा चीज लिखा। काफी दिक्कतों के बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्ट को भी यहाँ पर शामिल किया जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में की थी और जिन्हें ऊंचे अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था। और यहाँ पर लिखा गया है, जवाब तलब और खोजबीन के तंत्र से मेरी, जवाब तलब करके खोजबीन करके उस तंत्र से पार करके उस सबके बारे में इकट्ठा करके मेरी मेहनत पसंद जो थी रूह संतृप्त हो गई और जो मेरा आत्मा था वह संतृप्त हो गया कि अब बोल रहा है कि भैया तो लिखो, तुम्हारा जो मेहनत था तुम्हें वो फल मिल गया, अब लिखो। बड़ी कर्मठता के साथ, बहुत बढ़िया से, एकदम दृढ़ संकल्प के साथ मैंने वे कच्चे मसौदे और ज्ञान पत्र भी वहां पर शामिल किए जो जानकार और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। उनके बाद उन सबको लिया यहाँ पर और शुरुआत कर दिया। इन तरीकों से खुशकिस्मती के गुलाम बाग नाम था उनका, गुलाम बाग अकबरनामा को सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। वहां पर मतलब एक लाइब्रेरी बनाया जिसमें ये लोग वहां पर लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, नया तरीके से उसको ढंग से ब्यौरा दे सकते हैं। तो उन सब के बारे में इन लोगों ने सोचा और आगे काम भी किया। आईएनए का अनुवाद कब हुआ था? आईएनए की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया और हेनरी बोल्गमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता, आज का उसका कोलकाता बोलते हैं ना, तो कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी विलिथ्योथिका श्रृंखला में इसे छापा भी था और इस किताब के 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया था और पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है और कलकत्ता, जिसको आज कोलकाता बोलते हैं, तो कोलकाता 1873। बाकी के 2 खंडों के अनुवाद एच.एस. जैरेट ने किया। कलकत्ता 1891 और 1894 इस समय में ही किया गया था। अब चलिए, मैंने ऊपर जो छोड़ दिया था ना यहाँ पे खुशकिस्मती के ऊपर, अब उसको ठीक तरीके से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आईएनए अकबरी को आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रयोजित किया गया था कि बहुत सारा सूचनाएं उसको में इकट्ठा कर लिया जाए। फिर भी यह किताब जो था आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। इस किताब का महत्व था। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपियों को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया था और इससे ऐसा लगता है कि प्रमाणिकता की खोज में
अबुल फजल काफी सावधानी बरत रहे थे, और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी, उसके बाद ही लिखा जाता था। संख्याकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया था, ताकि बाद की प्रतियों की नकल की गलतियां कम से कम हो। बाद में जितने भी नकल किए जाए, उसके कॉपी बनाए जाए, उसमें कम गलती हो, इसलिए उसमें शब्द नंबर को किस रूप में, शब्द के रूप में भी लिखा गया था, ये गलती ना हो। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आईएनए अकबरी का अध्ययन किया है, वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरीके से समस्याओं से परे नहीं है। समस्याओं से परे ये किताब नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई है, इसमें बहुत सारी गलतियां भी पाई गई है। ऐसा माना जाता है कि या तो यह अंकगणित की छोटी मोटी चूक थी, या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोगियों की भूल थी, जिसके कारण गलती हो गया था। आमतौर पर यह गलतियां जो थी मामूली हैं, और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती है। ये गलतियां किताब के आंकड़ों की सच्चाई की गलतियां यहाँ पर कम नहीं करती है कि भैया इतना ज्यादा हुआ है तो कम हो गया, नहीं, जितना लिखा है उतना ही है। आईएनए अकबरी की एक सीमा यह भी है कि इसकी संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं, मतलब बहुत बढ़िया से इसको ढंग से लिखा गया है, और सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं, यहाँ पर समझो कि सभी सूबों में आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए हैं, अलग अलग तरीकों से किया गया है। मसलन यहाँ पर लिखा गया है कि जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुताबिक विस्तृत सूचनाएं यहाँ पर संकलित की गई है, जाति के मुताबिक भी लिखा गया था, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। ये केवल उधर के ही इर्द गिर्द के जमींदारों के ही होंगे। इसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो जहां सूबों से लिए गए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए हैं, क्या बहुत बढ़िया से तफसील से, मतलब आप समझ लो कि फुर्सत से दिया गया है जी। वहीं कहीं पर बात आ जाता है तो इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए हैं। समझो यहाँ पर कि वहीं कहीं इलाकों में देखो तो कीमतों और मजदूरी के जो पैसे होते थे उसको बहुत बढ़िया तरीके से दर्ज नहीं किया गया है। कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची यहाँ पर दिया गया है आईएनए अकबरी में, वह भी यहाँ पर क्या है आईएनए में दी गई है। वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है, बाकी जगहों से नहीं ली गई है, आसपास से ही लेकर दिखा दिया गया है। और जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सहमत यहाँ पर सीमित थी कि भैया ये बात हो सकता है, और हुआ भी होना चाहिए, और हो भी सकता है। भैया उस समय क्या नहीं हो सकता था? अरे भैया कुएं से पानी निकल सकता था, तो बाकी सब क्या नहीं हो सकता था? उस समय देखो साइंस कितना आगे बढ़ गया था कि चलो भैया इधर नहीं मिलेगा, कुआं से पानी निकाल लो। इन सीमाओं के बावजूद देखा जाए तो आईएनए अकबरी अपने समय के लिए एक असामान्य और अनोखा दस्तावेज है, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। एक तरीके से अनोखा, आश्चर्यजनक दस्तावेज। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचना को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियां उसमें दिखाकर साफ साफ बता दिया गया है कि उसके वासिंदों और उत्पादों के बारे में संख्याकी आंकड़े देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए हैं, और यह निश्चित तौर पर देखा जाए तो बड़ी उपलब्धि थी। और गौरतलब बात करने वाली यहाँ पर आ जाती है बात, तो मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले के इतिहासकार ज्यादातर राजनीतिक वारदातों के बारे में ही
लिखते थे। राजनीतिक वारदात जितना भी होता था, राजनीतिक कांड घटना जितना भी होता था, उसी के बारे में वो लिखते थे। ठीक है। जंग, फतह, जंग लड़ा गया, कहाँ जीत हुई, कहाँ हार हुई, सियासी साजिशें, ये सब लिखे गए थे यहाँ पर। यहाँ तक को देखेंगे तो वंशीय उथल पुथल ये भी लिखा गया था, और देश, उसके लोग और उत्पादों का जिक्र गाहे गाहे बगाहे, कितने दूर में खेती बाड़ी होती थी तो गाहे बगाहे प्रसंगवश ही आता था, और वह भी एक ऐसे लेख साज सज्जा के रूप में जिसकी दिशा मूल्यतः देखा जाए तो राजनीतिक होती थी। तो भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आईएनए ने स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया था, और इस तरह से देखेंगे तो 17वीं सदी के मुहाने पर आकर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया था आईएनए अकबरी। जहां तक हम बात कर ले तो कृषि संबंधों का सवाल है, तो आईएनए अकबरी के सांख्यिकी सबूतों की अहमियत चुनौतियों के परे है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोग उनके पेशों और व्यवहारों, उनके पेशे क्या थे, उनका व्यवहार कैसा था, साम्राज्य की व्यवस्था और उसके उच्च अधिकारियों के बारे में जो सूचनाएं यह ग्रंथ देती है, यह सूचनाएं मुहैया करवाती है, हमें देती है, और उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनः से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ज्ञान अवरोधन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो काल रेखा मुगल साम्राज्य के इतिहास की कुछ मुख्य बातें यहाँ पर बताई गई है। 1526 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बन गया था। तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराया था कौन? बाबर ने। 1530 से 40 के बीच में हुमायूं के शासन का पहला चरण था। 40 से 55 के बीच में शेर शाह सूरी ने हराकर हुमायूं सफावी दरबार में प्रवासी बनकर रहने लगा और शेर शाह सूरी वहां पर राज करने लगे। 1556 से 55 से 56 के बीच में हुमायूं जो थे खोए हुए राज्य को फिर से हासिल कर लिया, जीत लिया अपने राज्य को। 1556 से लेकर 1605 के बीच में अकबर का शासनकाल था, बहुत बड़ा शासनकाल था जी। 1605 से लेकर 27 तक जहांगीर का शासनकाल था। 28 से 58 तक शाहजहां का शासनकाल था, और 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है, लूट कर भाग जाता है। चुट्टा, कुत्ता, कमीना, भारत को लूट कर चला गया। कौन? नादिर शाह। उसको गाली दो, मन भर गाली दो, मन में गाली दो, चिल्लाकर गाली दो, बेहुदा था, भारत को अपने लूट लिया, कुत्ता। 1761 अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराता है। मराठों को हराकर और उनके क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आते हैं कौन? उस समय कौन थे? उस समय था एक हमारा भारत का वीर पुत्र शिवाजी राजे भोसले, छत्रपति शिवाजी महाराज। समझ लो, तुमला औरत की नाही रे, सॉरी औरत नहीं, औरत की नाही रे, तो ये मराठीला बोल तू सके। ये मराठी भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है, सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, समझना चाहिए, करना चाहिए, मजा आता है। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए गए थे, और ये जितने भी उस समय के राजा थे, जो भी थे, साम्राज्य थे, सल्तनत के जहांपना थे, कुछ भी थे, सबसे बड़ी हरामीपन उन लोगों का ये है कि बेहूदों ने अपने ताने बाने के लिए, अपने साम्राज्य, अपने वाहवाही करने के लिए इन सभी राजाओं ने एक ऐसे लोगों के हाथ में अपनी सत्ता सौंप दी, ताकत सौंप दिया, जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करके पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। आज वह दिन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किया था उसको आज भुगतना पड़ रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाले आज भारत के ही आदमी है, भारत के ही इंसान है, जो चाय पत्ती बेचते हैं भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से,
वो भी भारत से ले जाकर विदेशों में बेचते हैं। चलो, जो उन लोगों ने आकर भारत में किया, हम लोग जाकर विदेशों में करते हैं। अब जमाना बदल रहा है, हम भी बदल जाएंगे। 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाला देकर रंगून, आज का यांगून, जिसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है, योंगार म्यांमार में भेज देते हैं। और म्यांमार में भेजकर वहां पर नजरबंद कर देते हैं, मतलब एक तरीके से जेल, उम्र कैद, देश निकाला। और उनके दोनों बेटों को आंख के सामने ही गोली मार दिया जाता है। तो ये अंग्रेजों ने किया। उस समय कहाँ थे लोग? उस समय कहाँ थे बाकी समाज के लोग? लोग जो गांव के थे, सूबेदार थे, मनसबदार थे, क्यों नहीं आए? नहीं आएंगे, क्योंकि हर कोई अपना फायदा देखता है। उसका उसमें फायदा नहीं था। राजा को चढ़ा बढ़ा का सामने किया, राजा मर गया, घंटा खत्म, डंडा खत्म, न सांप न लाठी। तो इसलिए राजा कोई प्रजा के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यही प्रजा थी जिन्होंने बहादुर शाह जफर को मरते हुए देख लिया, कुछ किया नहीं। उस समय खून नहीं खौला क्या तुम लोगों का? नहीं खोलता। उस समय लोगों की खून नहीं खोलती। तो ये हमारे पूर्वज हुआ करते थे। तो मैं किसी एक धर्म को नहीं बोलता हूँ, हिंदू मुसलमान कोई भी हो गया। उस समय भी देश बटा हुआ था, लेकिन आज देश बटा है तो देश को, आज देश एक है, इसको बांटो मत, कभी मत बांटो। और बांट दिए ना तो बाबू समझ लेना, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करोगे। तो तुम पढ़ते हो, पढ़ो, लेकिन अपनी समझदारी से करो। हारे हुए की सीख को आप लो, जीते हुए के अनुभव को लो आप, लेकिन करो अपने दिल की। दूसरों की सोचने की बात करोगे तो अपना ही गलत कर पाओगे। उत्तर दीजिए। यहाँ पर लगभग 100 से 150 शब्दों में देना है। पहला मैं बताता हूँ, कृषि इतिहास लिखने के लिए आयनी, कृषि इतिहास, यहाँ पर कृषि इतिहास हो गया, समझ में नहीं आएगा, ठीक से समझाता हूँ। कृषि इतिहास लिखने के लिए आईएनए को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन सी समस्या है? इतिहासकार इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं? यहाँ पर बताया जाता है कि आईएनए अकबरी में किसानी इतिहास कैसे लिखा गया है और इतिहासकार उसको कैसे लिखेंगे, उस कैसे नहीं लिख पाए, उनके समस्याओं को यहाँ पर बताना है। तो आराम से आप पार्ट अगर 2 पढ़े हो तो बता सकते हो किसानी के बारे में। उसके नीचे आओगे तो यहाँ पर लघु प्रश्न है। लघु प्रश्न में आपके मुताबिक देखा जाए तो समाज में, 6ठा नंबर, आपके मुताबिक कृषि समाज में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में जाति किस हद तक एक कारक थी? यहाँ पर बताना है अपने मुताबिक, अपने दिमाग से। तो कृषि समाज की सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने के लिए जाति उसमें कितना हद तक कारगर थी? जाति की वजह से सामाजिक और आर्थिक संबंध उस समय कैसे हुआ करते थे, इसके बारे में हमको बोला जाए, मतलब मेरा एग्जाम रहता तो हम करीबन 500 शब्दों में लिख कर आते हैं। आज तो 1000 शब्दों में लिख सकते हैं। सही में आज 1000 शब्दों में लिख सकते हैं। मतलब कॉपी भर देंगे, एक एक आंसर लिखते लिखते पूरा बुक भर के आ जाएंगे, लिख कर छाप कर आ जाएंगे वहां पे। और ये दिमाग से छाप कर आ जाएंगे, छाप कर नहीं। मैंने क्लास 8 में से छापना छोड़ दिया, चीट करना छोड़ दिया था। मैं चीट करता ही नहीं था, इसीलिए हमारे दोस्त बोलते थे तेरे पीछे बैठना बेकार है, आगे बैठना बेकार है, तो सारा छापेगा नहीं। इसलिए मैं छापता ही नहीं था, क्योंकि टीचर ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, कि कब तक छापोगे, आज छापोगे, कल छापोगे, 10वीं में छाप लोगे, 9वीं में छाप लोगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन में कैसे छापोगे, 12वीं में कैसे छापोगे? लग गई, उसी समय दिल पर लग गई, उसी समय छापना बंद। फेल हो जाएंगे मंजूर है, लेकिन छापेंगे नहीं, क्योंकि अभी छाप लिए हैं तो कल भी छापेंगे, कल भी छापेंगे, परसों भी छापेंगे, और छापते छापते इतना बर्बाद हो जाएंगे कि किसी लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए मैंने छोड़ दिया। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।